नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर करंट अफेयर्स की एक स्पेशल क्लास। और आज की क्लास में दोस्तों हम जलवायु परिवर्तन पर COP28 वैश्विक शिखर सम्मेलन की बातचीत करने वाले हैं। ये वीडियो आपको कहाँ-कहाँ यूजफुल होने वाला है, स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर देंगे ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हमने रिसेंटली चैनल पर पोस्टेड कुछ वीडियोस के लिंक लगा रखे हैं, आप लोग लिंक जरूर चेकआउट करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं COP28 वैश्विक शिखर सम्मेलन जो कि जलवायु परिवर्तन पर आयोजित हुआ। तो आइए दोस्तों विस्तार पूर्वक बात करते हैं जलवायु परिवर्तन पर आयोजित हुए COP28 पर। दोस्तों यूएई अबू धाबी यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख रहा है, तो आप इससे ये चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ वो यूएई में आयोजित हुआ। तो आइए विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करें। दोस्तों 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आधिकारिक रूप से दोस्तों यह UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन का 28वां सत्र था, इसलिए इसको COP28 नाम दिया गया। UNFCCC की फुल फॉर्म आपको बता देता हूं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है दोस्तों, सुल्तान अहमद अल जावेर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इन्होंने की। पक्षकारों का यह सम्मेलन दोस्तों COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क जो कि 1992 में स्थापित एक बहुराष्ट्रीय संधि है, इसके ढांचे के अंतर्गत यह सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉप्स होते क्या हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती क्या है। दोस्तों मिस्र के शर्म अल शेख में 6 से 20 नवंबर के बीच संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के COP27वें का आयोजन किया गया था। आपको समझ आया कि COP28 का आयोजन यूएई के दुबई में आयोजित हुआ और COP27 आयोजित हुआ था मिस्र के शर्म अल शेख में। इस सम्मेलन के दौरान जो मिस्र का शर्म अल शेख सम्मेलन था यानी कि COP27, इसके दौरान दोस्तों जलवायु परिवर्तन को लेकर के लॉस एंड डैमेज यानी कि हानि एवं क्षति कोष की स्थापना के लिए विश्व समुदाय द्वारा आपसी सहमति व्यक्त की गई थी। आई होप आपको अभी तक का डिस्कशन समझ आया होगा। चलिए जलवायु परिवर्तन के COP28 में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि COP28 के दौरान क्या प्रमुख उपलब्धियां रही, यानी कि क्या प्रमुख निर्णय लिए गए इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28वें सत्र में। दोस्तों पहला ही जो निर्णय है वो वैश्विक स्टॉक टेक को लेकर के है। तो वैश्विक स्टॉक टेक क्या है, आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। दोस्तों ग्लोबल स्टॉक टेक यानी कि GST वर्ड्स, ये GST आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाला GST आप मत समझिएगा, ये वर्ड के परिप्रेक्ष्य में है। तो ग्लोबल स्टॉक टेक, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GST, वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के तहत स्थापित एक आवधिक समीक्षा तंत्र है। पेरिस समझौता क्या है दोस्तों, तो इसी तरह का जैसा ये COP28 है वैसा ही COP21 आयोजित किया था फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में जब COP21 आयोजित हुआ वहां पर ग्लोबल स्टॉक टेक की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये क्या है, एक आवधिक समीक्षा तंत्र है। ठीक है, वैश्विक स्टॉक टेक टेक्स में दोस्तों वैश्विक ताप वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखने के लिए प्रस्तावित 8 कदम इसमें प्रस्तावित है। ठीक है, इसमें वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने और ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को क्या करना है, 2 गुना करने का आह्वान किया गया है इस वैश्विक स्टॉक टेक के अंदर। दोस्तों इसमें वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर गैर जो CO2 उत्सर्जन है उसको, जो कि विशेष रूप से हम मीथेन पर फोकस करते हैं, मीथेन उत्सर्जन सहित, इसमें व्यापक रूप से कम करने का आह्वान किया गया है 2030 तक। ठीक है, अब यहां पर एक नोट हम देखेंगे, COP28 ने दोस्तों ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से उपयुक्त, व्यवस्थित एवं समतामूलक तरीके से दूर किए जाने और इस महत्वपूर्ण दशक में कार्रवाई तीव्र करने का इन्होंने आह्वान किया। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मिलेगा ये कथन के रूप में कि 2050 तक शुद्ध शून्य
कार्बन की स्थिति को प्राप्त करना है, यानी कि नेट जीरो की स्थिति को वैश्विक स्तर पर किस अवधि तक प्राप्त करना है? 2050 तक। तो आई थिंक आपको वैश्विक स्टॉकटेक जो कि कॉप 28 की एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में रहा, वो आपको समझ आया होगा। एक में कॉप 27 आयोजित हुआ था, उसके दौरान हमने लॉस एंड डैमेज कोष की बात की थी, देखा था हमने लॉस एंड डैमेज कोष उस समय स्थापित हुआ, उस पर बात हुई थी। ठीक है, तो इसी को लेकर के थोड़ा सा और चर्चा किया गया कॉप 28 के दौरान, तो थोड़ा सा ये बात करते हैं। दोस्तों, सदस्य देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहे देशों को मुआवजा देने के उद्देश्य से, ठीक है, हानि एवं क्षति कोष संचालित करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे हैं। अब ये क्या है, थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे तरीके से बताता हूं। जो अल्प विकसित देश हैं, अल्प विकसित देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के लिए एक विशिष्ट परसेंटेज निर्धारित किया गया है इसमें लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर। अब ये विशिष्ट जो परसेंटेज है वो प्रोवाइड कौन कराएगा? तो कराएंगे विकसित देश। जो नॉर्थ पोल के कंट्रीज हैं, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज, रशिया और आप अमेरिका, कनाडा, ये सब जो नॉर्थ पोल के कंट्रीज हैं, उन्होंने, क्योंकि उनके यहाँ औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्रांति बहुत जल्दी प्रारंभ हुआ था, ठीक है, तो उन्होंने अपने हिस्से का जो कार्बन एमिशन करना था जो है दुनिया में, उन्होंने किया। अब क्योंकि विकासशील देश जो नॉर्थ साउथ पोल के कंट्रीज हैं, जो ग्लोबल साउथ की बात चलती है, यानी कि विषुवत रेखा से दक्षिण के जो कंट्रीज हैं, उनमें देर से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, इसलिए अब वो अपने हिस्से का कार्बन एमिशन लेट से कर पा रहे हैं। इस संबंध में जो नॉर्थ पोल के कंट्रीज हैं, वो लगातार आवाजें उठाते रहे हैं कि कार्बन एमिशन धरती पर बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे हवा प्रदूषित हो रही है, हिम पिघल रहे हैं, और तमाम इन गतिविधियों के कारण आने वाले वर्षों में जलवायु को प्रभावित करने वाली घटनाएं, मौसमी घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो इस संबंध में छोटे जो विकासशील द्वीपीय देश हैं या अल्प विकसित देश हैं, वो कहते हैं कि तब आप हमें लॉस एंड डैमेज प्रोवाइड कराइए, जो आप पहले ही कार्बन उत्सर्जन इतना ज्यादा कर चुके हैं, तो हम भी तो अपना विकास करेंगे, इसके लिए एक हानि एवं क्षति कोष प्रोवाइड कराया जाएगा विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को। आई होप आपको लॉस एंड डैमेज समझ में आया होगा। दोस्तों, ये आरंभिक रूप से हानि एवं क्षति कोष की निगरानी कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक। आपको याद रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि लॉस एंड डैमेज जो फंड है उसकी निगरानी कौन करेगा? तो वर्ल्ड बैंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट उपलब्धि पर चलते हैं, वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा, यानी कि ग्लोबल कूलिंग प्लेज्ड। तो आइए ग्लोबल कूलिंग प्लेज्ड पर बात करते हैं, ये आखिर है क्या। दोस्तों, इसमें हस्ताक्षरकर्ता के रूप में 66 राष्ट्रीय सरकारी, यानी कि 66 देश शामिल है, जो वर्ष 2050 तक 2022 के स्तर के सापेक्ष वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में शीतलन संबंधी उत्सर्जन को कम से कम 68% तक कम करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, ये अवधि 2050 तक जो 2022 का स्तर था ग्लोबल वार्मिंग का, उसी पर लाना है। ठीक है, इसको क्या करना है? 68% तक इसको कम कर देना है। ठीक है, तो ये रही वैश्विक शीतलन प्रक्रिया। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 2028 जो कॉप 28 था, उसमें एक घोषणा की गई प्रमुख तौर पर कि 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। परमाणु ऊर्जा, ठीक है, एक नवीकरणीय ऊर्जा है, तो इसको 2050 तक 3 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य जो है कॉप 28 सम्मेलन के दौरान निर्धारित किया गया। ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, अब बारी है कॉप 28 सम्मेलन के दौरान भारत की तरफ से क्या प्रमुख प्रतिक्रिया रही उस पर बात करने की। तो कॉप 28 के दौरान भारत ने भी दोस्तों कुछ नए इनिशिएटिव प्रारंभ करे, तो इन्हीं के बारे में आइए बात करते हैं। कॉप 28 सम्मेलन का में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो आइए इसी पर बात करते हैं। कॉप 28 के दौरान भारत की प्रमुख प्रतिक्रिया क्या रही। तो पहले ही है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव भारत की तरफ से इस सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया। तो आइए देखते हैं कि ग्रीन इनिशिएटिव जो क्रेडिट इनिशिएटिव है वो क्या है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जी द्वारा पर्यावरण के लिए जीवन शैली, जो कि हमारा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट जो लाइफ प्रोग्राम है पहले से ही चल रहा है, तो प्रधानमंत्री जी ने लाइफ प्रोग्राम के तहत भारत सरकार की एक पहल के रूप में हरित ऋण पहल यानी कि ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव प्रारंभ किया। अब ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव दोस्तों प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने और उसका पुनरुद्धार करने के लिए बंजर और अपघटित भूमि, नदी जलग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए हरित ऋण जारी करने की
स्थापना करता है। भारत का लक्ष्य दोस्तों 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करना और 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों में 50% बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आई होप दोस्तों जो ग्रीन क्रेडिट पहल है कितनी इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आया होगा। और ये जो लक्ष्य होते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर आपसे कथन में ये स्टेटमेंट के अंदर ये लक्ष्य पूछे जाते हैं कि बताइए भारत ने कब तक 50% बिजली उत्पादन जो नवीकरणीय क्षेत्र से करने का लक्ष्य रखा है। तो आपको याद रखना चाहिए 2030 तक। ठीक है, तो आइए चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण बात और रही है जो भारत की तरफ से एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। ये काफी इंपॉर्टेंट जो है इनिशिएटिव है भारत की तरफ से, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। इसे दोस्तों भारत सरकार के जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके तहत जो ऑलरेडी क्रियान्वित है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, इसके नेतृत्व में जो है ये ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कार्य करेगा। अब ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के अंदर होगा क्या? तो दोस्तों यह एक स्थायी शहरी नदी प्रबंधन, नदी संरक्षण और सतत जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल है। इस अलायंस में दोस्तों 11 देशों के 275 से भी अधिक नदी शहर भागीदार हैं। भारत सहित कुल 11 देश इसके सदस्य हैं। भारत एक हो गया, ठीक है, भारत सहित कुल 11 देश इसके सदस्य हैं। तो पहला हो गया भारत और अन्य 10 देश यहां पर मेंशन है, आप देख लीजिए। मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान, हंगरी और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 11 देश दोस्तों ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के अंदर भागीदार देश हैं। यह शहरों को दोस्तों एक दूसरे की सफलताओं और असफलताओं से सीखने के साथ लोगों को नदियों से जोड़ने में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस सक्षम बनाएगा। तो आई थिंक दोस्तों आपको ग्लोबल जो रिवर सिटीज अलायंस है समझ में आया होगा कि क्यों बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्यों बनाया गया है इस सवाल का जवाब यहाँ पर मिल रहा है। कितने देश इसके मेंबर कंट्रीज हैं, इसके अंदर क्या किया जाएगा, अर्थात यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जैसे यूएसए एक कंट्री है, भागीदार देश है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के अंदर। तो सभी देश जो बाकी के भागीदार कंट्रीज हैं इस ग्रुप के, वो देखेंगे कि यूएस के अंदर यूएस ने अपनी रिवर्स को संरक्षण करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं और कितना सक्सेसफुल रहा है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम जो जैसे मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना वगैरह कंट्रीज हैं जो अन्य सदस्य देश हैं, वो उसको फॉलो करेंगे अपनी नदियों के बेहतरी के लिए। ठीक है, अब एक यूएस मापदंड इसलिए मैंने लिया कि यूएस एक विकसित देश है और वहां पर इन सब चीजों को लेकर काफी अवेयरनेस है, इसलिए मैंने उसका एक उदाहरण के रूप में दिया। और दोस्तों अन्य जो छोटे देश हैं उनसे यूएस भी सीख सकता है कि अपने नदियों के संरक्षण के लिए किस तरह से प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पहल की ओर। पहल है ग्रीन राइजिंग पहल। तो आइए ग्रीन राइजिंग पहल पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों यूनिसेफ एवं जनरेशन अनलिमिटेड द्वारा भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से इस पहल का प्रारंभ किया गया। तो इसमें 3 भागीदार हैं, याद रखिएगा, यूनिसेफ है, जनरेशन अनलिमिटेड है और भारत का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। इन तीनों के सहमति से ग्रीन राइजिंग पहल प्रारंभ की गई। इस पहल का उद्देश्य आप लोगों को याद रखना चाहिए दोस्तों, ये पहल विश्व भर में युवाओं को विभिन्न हरित पहलों में भागीदारी करने तथा अपने आप को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल ढालने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ग्रीन राइजिंग पहल के अंदर। ठीक है, अब अन्य कार्यक्रम जो COP28 सम्मेलन के दौरान लॉन्च किए गए, इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं और कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे कि नेक्स्ट सम्मेलन कहां आयोजित होगा। दोस्तों 16 नवंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा COP28 से पूर्व COP28 सम्मेलन से पहले विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल दफरा का उद्घाटन किया गया। तो याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहां है, तो यूएई के अल दफरा में उद्घाटित किया गया है ये संयंत्र। आपसे सीधा सीधा एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र किस देश द्वारा लगाया गया है, तो याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई द्वारा ये लगाया गया है। ठीक है, अब दोस्तों COP28 की बात हमने कर ली,
कॉप 27 हमने जाना, तो कॉप 29 और 30 के बारे में भी हमें जानना चाहिए कि आखिर कहां आयोजित होगा। तो कॉप 29 का आयोजन दोस्तों 11 से 22 नवंबर 2024 के बीच अजरबैजान में आयोजित होगा। अजरबैजान सेंट्रल एशिया का एक कंट्रीज है, ठीक है। तो आपको अजरबैजान में आयोजित होगा कॉप 29, याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। और कॉप 30 भी आयोजित होगा, यानी कि 29 तो हो गया, तो अब 30 भी होगा। तो दोस्तों कॉप 30 का आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 के मध्य ब्राजील में प्रस्तावित है, ठीक है। तो ये 3-4 सम्मेलन आप लोगों को याद रखना है। कॉप 27 कहां आयोजित हुआ था, तो मिस्र के शर्म शेख में आयोजित हुआ था। कॉप 28 कहां आयोजित हुआ, तो यूएई के दुबई में आयोजित हुआ। कॉप 29 कहां आयोजित होगा 2024 के अंदर 11 से 22 नवंबर के बीच, तो ये अजरबैजान में होगा। कॉप 30 कहां आयोजित होगा, तो ब्राजील के अंदर ये आयोजन प्रस्तावित है। तो आई थिंक आपको ये महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर समझ में आई होंगी। ये एग्जाम में आपसे सीधे सवाल पुट किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब डिस्कशन के अंतिम में हम ये बात करेंगे कि जो हमने UNFCCC की बात की वो क्या है। आखिर UNFCCC के तहत ही कॉप 28 का आयोजन हुआ है, और कॉप्स का आयोजन UNFCCC के अंदर ही होता है। तो हमें बात करना थोड़ा सा जरूरी है कि आखिर स्टैटिक पोर्शन में कॉप क्या होता है, UNFCCC क्या है। तो UNFCCC दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन है, इसका हिंदी में जो फुल फॉर्म यही होता है। यह दोस्तों क्या है कि एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, जिसका उद्देश्य क्या है, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को क्या करना है, रोकना है, ठीक है। आई थिंक आपको UNFCCC का उद्देश्य समझ में आ गया होगा। ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है दोस्तों। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन 1992, जिसे हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो शिखर सम्मेलन के रूप में जानते हैं, इस सम्मेलन के दौरान 1992 में ये अस्तित्व में आया था। इसका सचिवालय आप लोगों को याद रखना चाहिए, जर्मनी के बॉन में स्थित है, ठीक है। UNFCCC का जो सचिवालय है जर्मनी के बॉन में है। इसके दोस्तों 198 पक्षकार देश हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में प्रगति का आकलन करने के लिए पक्षकारों का जो सम्मेलन होता है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का वार्षिक रूप से आयोजन करते हैं, और सभी 198 पक्षकार देश मिलते हैं। इस लाइन से आपको क्या समझ में आया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी देशों ने अब तक कितनी प्रगति की, उसी का असेसमेंट आकलन करने के लिए प्रतिवर्ष जो 198 पक्षकार देश हैं उनके द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किया जाता है, जिनमें से कॉप 29 इसी तरह की एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी, बैठक थी, ठीक है दोस्तों। वर्ष 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल और वर्ष 2015 में कॉपेटिस समझौता इसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये पेरिस समझौता है, ठीक है। 2015 का पेरिस समझौता और 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल जो है दोस्तों UNFCCC के अंदर ही आता है। तो दोस्तों आई होप आपको विस्तार पूर्वक UNFCCC और कॉप 28 सम्मेलन के दौरान जो भी चीजें परिणाम निकल कर आई वो समझ में आए होंगे। स्पेशल क्लास के अंदर एक बड़ा वीडियो आपके लिए इसलिए प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि ये घटनाएं अंतरराष्ट्रीय महत्व की होती हैं, और इन घटनाओं से कई तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसका इतना लंबा और विस्तारित डिस्कशन तो बनता ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।